आज आपको इस वीकली एनालिसिस में हम 3 कौओं से आपकी मुलाकात कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। मार्केट के अंदर एक बहुत 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 बड़ा पैटर्न बना है जिसको हम 3 कौआ पैटर्न बोलते हैं, 3 ब्लैक क्रो। और जो डेटा है, जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो सितंबर में रिजल्ट पेंडिंग है, जो फेड ने रेट कट किया है, जो ट्रम्पोनॉमिक्स चलने वाली है, उन सबको विस्तार से आज की इस वीडियो में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे ताकि इस हफ्ते की पूरी मार्गदर्शन आप लोगों के पास रहे। दोस्तों, वक्त लगता है पूरा संडे में देता हूं, जहां पर नॉर्मली लोगों को संडे घूमने के लिए मिला रहता है। मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट बनाने का एक सबसे बड़ा सहल प्रयास रहता है। तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो आप अपने कमेंट से मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। लाइक और वीडियो को शेयर करके आप मेरे इस काम में योगदान दे सकते हैं, मेरा हाथ बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले अगर मार्केट के डायनेमिक्स को समझा जाए, शुरुआत इंडियन मार्केट्स करेंगे, धीरे धीरे हम इसको ग्लोबल में शिफ्ट कर देंगे। इंडियन मार्केट का अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मार्केट का स्टेटस जो है दबा के यहाँ पर कॉल को शॉर्ट किया गया है, जो कि ये बताता है कि मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग बियरिश जोन में जा चुका है। अब दो चीजें यहाँ पर आपको समझनी है। मार्केट स्ट्रॉन्ग बियरिश जोन में गया है तो वहां से क्या प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्या शॉर्ट कवरिंग आएगी, या क्या मार्केट और नीचे जाएगा, उसको इंडिकेट करने के लिए वी विल यूज RSI डाइवर्जेंस, वो बाद में भी देखेंगे। सेम अगर मैं यहाँ पर निफ्टी का डायग्राम देखता हूँ या निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि निफ्टी अभी हाल फिलहाल में बेरिश टू न्यूट्रल जोन में क्लोज हुआ है। और अगर वहीं पर मैं फिन निफ्टी का देखता हूँ तो फिन निफ्टी मुझे यहाँ पर बेरिश दिख रहा है। साथ ही साथ में मिड कैप निफ्टी का देखा जाए तो मिड कैप निफ्टी के अंदर अभी भी स्ट्रॉन्ग बाई चल रहा है, यानी लोग स्मॉल कैप सेक्टर्स में या मिड कैप सेक्टर्स में खरीदारी कर रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूरे हफ्ते की एक कड़ी है, जो चर्चा का विषय बनी हुई है अभी मार्केट के लिए, कि जो ये FII जितनी ताबड़तोड़ तरीके से सेलिंग कर रही हैं, इस पर ठहराव कब आएगा। अभी आप अगर इस पूरे के पूरे चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे तो कोई ऐसा दिन नहीं गया है अक्टूबर से लेके टिल टुडे, सिंस 1 अक्टूबर टू आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गया है जहां पर मार्केट के अंदर FIIs ने सेल ना किया। और सेलिंग भी छोटी मोटी नहीं है। 3400 करोड़, 5000 करोड़, 4000 करोड़, 2500 करोड़, 6000 करोड़, 4000 करोड़। तो ये जो रेंटलेस सेलिंग FIIs द्वारा हो रही है, ये एक बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा एक कह लो कि इतना नेगेटिव इन्वायरमेंट मार्केट के अंदर क्रिएट किया है कि अगर DII जिस दिन या हम लोग जिस दिन एग्जॉस्ट हो गए पैसा लगा लगा के, उस दिन मार्केट और बहुत भीषण फॉल दिखा सकता है। इंडियन मार्केट की बात है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्यों इंडियन मार्केट इतना ज्यादा गिर रहा है, क्या रीजन है इंडियन मार्केट के इतना ज्यादा फॉल होने के लिए, जिसको हम और आप शायद अभी डिकोड नहीं कर पा रहे। और एक सवाल और बहुत खास यहाँ पर उठता है कि क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से FIIs बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर सेलिंग कर रहे हैं। थोड़ा ऐतिहासिक रूप पे इसको देखने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं 2021-22 की, ठीक है, ताकि आपको एक व्यू मिले मार्केट के अंदर क्या होता है मैक्सिमम टाइम। 2021-22 की बात करते हैं। 21-22 में भी सेम इस तरीके का पैटर्न बना हुआ था, जब FIIs बहुत तरीके से मार्केट के अंदर सेलिंग करती थी और उसको पूरा अडॉप्ट करता था कौन, इंडियन मार्केट के DIIs, रिटेल, ये सारे लोग उसको पूरा एब्जॉर्व करते थे। उस समय मार्केट के अंदर ये हो रहा था कि FII जितना तेज सेलिंग कर रहे हैं तो अपना मार्केट पूरी तरीके से डूब जाएगा, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो एक दौर था जब एक्चुअल में इंडियन मार्केट ने बाउंस बैक किया और इंडियन मार्केट ने ये दिखाया कि भैया पूरे ग्लोबल टेंशन के बाद, पूरे पेंडेमिक के बाद 2022 और 23 में मार्केट ने 21 मिड से लेके 22 के मिड तक मार्केट ने दिखाया कि हम बुलिश हैं। और बुलिश होने के साथ साथ लगभग 44,000 करोड़ के आसपास FIIs ने लॉस अपना बुक किया था। पूरा डेटा है ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि कभी कभी FIIs के भी दांव पेच अलग पड़ सकते हैं मार्केट के अंदर। जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ ये फॉलो करना है कि FII सेल कर रहा है हम भी सेल करेंगे। माइट भी दे आर प्लानिंग कि हम अपने मनी को शिफ्ट करेंगे। हो सकता है उनका ये दिमाग हो कि यार ठीक है, इंडियन मार्केट में इतना दिन इन्वेस्ट किया, इतना पैसा लगाए, अब हम कुछ और काम करेंगे, कहीं और जाएंगे। आपने याद किया होगा कि चाइना का स्टिमुलस पैकेज, ये एक बड़ा रीजन हो सकता है। दूसरी चीज, अमेरिका की जो इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर अब कुछ चीजें होंगी जिसकी वजह से मुझे लगता है FIIs रिटर्न करेंगे। मुझे तो कई दिन से लग रहा है रिटर्न करेंगे, लेकिन रिटर्न ही नहीं कर रहे हैं। क्या बताऊं। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे हम थोड़े ग्लोबल को जोड़ेंगे। और आप सभी लोगों के लिए एक बढ़िया न्यूज ये है कि ट्रंप इस बार प्रेसिडेंट बने हैं। बढ़िया न्यूज इसलिए क्योंकि अब FIIs के लौटने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। बैड न्यूज इसलिए क्योंकि इंडिया को बहुत ज्यादा
रिस्ट्रिक्शंस झेलने पड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में 5 से 10 मिनट हम लोग समय देंगे ट्रम्पोनॉमिक्स को पढ़ने पे। ट्रम्पोनॉमिक्स बेसिकली ट्रम्प के शासनकाल में किए गए वो सारे इकोनॉमिक्स में बदलाव को ट्रम्पोनॉमिक्स के शॉर्ट फॉर्म में एक एब्रिविएशन के रूप में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, ट्रम्पोनॉमिक्स को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या चीजें कैसी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ट्रम्पोनॉमिक्स के अंदर एक बड़े अच्छी कार्टून हमने बनाई हुई है। इस कार्टून को आप कितना रेटिंग करेंगे, स्टार 1 2 3 4 5 तक आप उसको मुझे बताना। सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, मार्केट के अंदर इस ट्रम्पोनॉमिक्स का इफेक्ट क्या पड़ा था। अगर आप देखो, सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करेंगे। तो पिछली बार जब ट्रंप की सरकार थी तो इंडिया ने बहुत सारे डिफेंस सेक्टर के अंदर इनके साथ एक डील किया हुआ था, जिसकी वजह से आप देखोगे इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर था, वेपन सेक्टर्स था, उसके अंदर काफी ज्यादा बदलाव आया था और काफी ज्यादा ये सेक्टर बढ़ा था। दूसरी चीज, एनर्जी कॉर्पोरेशन एंड रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट की वजह से जितने भी ऑयल कॉर्पोरेशन या गिल जैसी कंपनीज है उनको मुनाफा हुआ था, क्योंकि वो डायरेक्टली बहुत सारा बिजनेस अमेरिका से बना पा रहे थे। तीसरी, कॉर्पोरेट टैक्सेस कट किए थे अमेरिका की कंपनीज के अंदर। इनका अभी भी इस बार भी है कि 21% का जो कॉर्पोरेट टैक्स वहां पर है उसको ये 15% पर लाने की बात कर रहे हैं। तो जब कॉर्पोरेट टैक्सेस कम हो गए तो हो सकती है कि जो कंपनीज अभी एफआईआई जैसे रेंटलेस सेलिंग कर रहे हैं तो एफआईआई की वापसी हो इंडियन मार्केट में खरीदने की। ये कुछ ऐसे पॉजिटिव इंपैक्ट हैं जो इंडियन मार्केट के लिए। यहाँ पर बिटकॉइन नहीं आएगा, जो आप सोच रहे हो बार बार बिटकॉइन बिटकॉइन में चिल्लाऊंगा, क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमी को कंट्रास्ट कर रहे हैं ट्रंप की सरकार के द्वारा, तो हम यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में नहीं बात करेंगे। उसके बाद अगर हम दूसरी चीज पर चलते हैं, दूसरी चीज हमारी क्या हो जाएगी कि भैया निगेटिव इंपैक्ट क्या है। तो हम इस वाले फैक्टर पर सबसे पहले आएंगे कि इन्होंने क्या किया, एक जीएसपी सिस्टम लगाया था जिसके अंदर हम लोकल जो ट्रेड्स जो डिपेंड रहते थे अमेरिका के ऊपर कि भाई माल आया माल गया, उस लिस्ट से बाहर निकाल दिया था। यानी बहुत ज्यादा चेकिंग, बहुत ज्यादा चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस की, इतना इंपोर्ट नहीं कर सकते, इतना चीज नहीं ला सकते। दूसरा, ट्रेड टेंशन इनकी वजह से बढ़ गया था। ये अब टैरिफ भी बढ़ाने की चर्चे में है। टैरिफ का मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर कोई अमेरिका की कंट्री में इंडिया कोई भी चीज दे रहा है तो उसके ऊपर मान लो 1 रुपया पहले टैरिफ देता है, अब उसको 2 रुपया कर देंगे। यानी जो प्रोडक्ट पे हमें 1 रुपया का जो फायदा मिल रहा था उसको इन्होंने 1 रुपया कट कर दिया। दूसरी चीज, हमारा बढ़ना या हम कंट्रीज एज ए इंडियन कैसे बढ़ेंगे, जब हम यहाँ से इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज्यादा करें, यानी हम अमेरिका को ज्यादा दें। तो अब एक्सपोर्ट पर अगर ये टैरिफ बढ़ाते जाएंगे तो हमारे लिए एक दिक्कत होगा। पॉजिटिव क्या है कि ये चाइना के साथ इनका थोड़ा ताल मटोल ज्यादा है, तो चाइना के साथ अगर ये व्यापार कम करे तो इंडिया अपने आप सरपास कर जाएगा और हमें ज्यादा फायदा होगा, हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा। उसके बाद एक और मेजर कंसर्न है वीजा रिस्ट्रिक्शन। तो मैक्सिमम भी देखोगे जितने भी इंडियन आईआईटी के अंदर, मेरे 1-2 दोस्त भी है जो H1 वीजा पर अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं, कोई गूगल में है, कोई मेटा में है। तो अब क्या है कि इन्होंने बोला कि H1 वीजा को भी हम थोड़ा स्ट्रिक्ट करेंगे। तो वैसे भी लोग नहीं जा पाते थे, अब वहां जाएंगे तो वर्कफोर्स थोड़ा कम हो गया, यानी इंडियन जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनके जॉब को थोड़ा और रिस्ट्रिक्टेड रखा जाएगा। और ठीक है, इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है कि चलो अपनी कंट्री में कुछ और काम कर देंगे, लेकिन सही चीज नहीं है। अगर आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो जाना आना ये सब लगा रहना चाहिए। और ये इनके साथ एक प्रॉब्लम ये भी है दोस्तों, ट्रंप के साथ ये कुछ भी कभी भी कर देते हैं। इनके पास कोई सर्टेन डेटा नहीं है, कोई पॉलिसी कभी रिफॉर्म कर देंगे, कोई पॉलिसी कभी नहीं बना देंगे। तो अगर आप देखोगे कि जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, उस जियोपॉलिटिकल टेंशन में इंडिया को बड़ा चालाकी से काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी भी गलती हुई, कोई चाइना को ज़्यादा सप्लाई कर दिया, कोई इजराइल के साथ भाग गया, कोई यूक्रेन के साथ भाग गया। अब जिस तरीके से मोदी जी यूक्रेन वाले से भी मिल रहे हैं और रसिया वाले से मिल रहे हैं, ट्रंप चाचा देख नहीं रहे होंगे, वो कहेंगे अरे यार आप हमसे भी मिलते, उससे मिलते, उससे मिलते हो, ये ना ये वाला खेल मत खेलो, एक जगह रहो, नहीं तो हम भी नहीं देंगे, वो भी नहीं देगा, वो भी नहीं देगा। तो अब क्या किया जाए, यही तो है, भाईचारा रखते रखते सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसा वाला सिचुएशन चल रहा है अभी इंडियन मार्केट और देश विदेश में। तो देखो आने वाला समय थोड़ा और क्रिटिकल है, मेरे को ऐसा लगता है, तो थोड़ा बच बचा के काम करना। अब हम लोग सेटअप पर आ जाते हैं, 3 कौवे भी तो आपको देखने हैं, तो चलो मैं 3 कौवे के ऊपर आपको लेके आ जाता हूं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ये सब चीजें हो गई, पहले एक काम और कर लेते हैं। चाइना का इन्फ्लेशन रेट एक्सपेक्टेशन से बिलो आया है, यानी फोरकास्ट से बिलो आया है। कितना आया है? China's annual inflation rate stood at 0.3% October 2024 compared with the market estimate and September print of 0.4%. Now this is the positive news for China and this can also benefit Indian economy. How?
चाइना इन्फ्लेशन के खतरे से ही वजह से स्टिमुलस पैकेज बार बार निकाल रहा था, लेकिन जो हाल फिलहाल में 3 दिन की मीटिंग हुई थी उसमें चाइना ने बोला था कि हम फेज वाइज रूल वाइज निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक ही साथ आपको दे देंगे, आप आओ हमारे यहाँ घर खरीदो, रीसेल प्रॉपर्टीज को जो मॉर्गेज हमको दो, ये काम नहीं करेंगे। तब से जाके थोड़ा चाइना के अंदर जो भाग रहे थे लोग वो कम किए हैं। नहीं तो देखो 1 महीने तक क्या हाल था, अक्टूबर महीने तक जिसको देखो वो चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, खूब चाइना का इंडेक्स ऊपर जा रहा है। तो अब थोड़ा स्टूड हुआ है, ठीक है। चाइना का जो प्रोड्यूसर प्राइसेस है वो 11 मंथ में मोस्ट श्रिंक किया है। ये एक बहुत नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री कोई भी है तो वो चाइना है। तो चाइना का श्रिंक किया, इसका मतलब ग्लोबल डिमांड ही कम है, ये कह सकते हो आप कि ग्लोबली डिमांड कम है। उसके बाद अगर आपने इंडियन मार्केट में देखा होगा तो टाटा मोटर्स, एशियन पेंट, ये सब के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए ये अच्छे नहीं आए हैं सितंबर में भर के। तो मार्केट के अंदर क्या है, ऐसे जंपिंग ये पूरा हफ्ता, ये पूरा महीना सितंबर मंथ का जो आने वाला रिजल्ट है जो नवंबर में भी पेंडिंग है, ठीक है। तो ये मत भूल सोचना कि सितंबर में जाके अपन को रिजल्ट देखना है, अभी नवंबर चल रहा है भाई। तो वो सारे रिजल्ट उस महीने वाले, उस जो क्वार्टर खत्म हुआ वो कुछ आएंगे, अभी कुछ आए हैं, कुछ और आएंगे। तो कहीं ना कहीं समझ लो कि सेंटीमेंट जो है वो बैलेंस्ड है, एक तरफ से कुछ पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरी तरफ से नेगेटिव है, कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव है। हमें क्या करना, हम आ जाते हैं चार्ट पर। तो चार्ट में दोस्तों एक बहुत अच्छा पैटर्न है, अगर आप डे वाइज टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इस पैटर्न को आप क्या कहते हो, इस पैटर्न को आप लोग कहते हो 3 कौवा पैटर्न, 3 ब्लैक क्रोच पैटर्न। बट यहाँ पर एक चीज खराबी है, खराबी क्या है, 3 ब्लैक क्रोच तब बनता है जब कैंडल जो है ये कैंडल छोटी होनी चाहिए। चूंकि ये बहुत ज्यादा बुलिश कैंडल है तो मुझे यहाँ पर ऐसा 3 ब्लैक क्रो वाला पैटर्न बनते हुए खास करके नहीं दिख रहा है, ठीक है। माइट भी आप एक्सपेक्टेड ये कर सकते हो कि यहाँ से मार्केट एक डाउन ट्रेंड करे, बट मेरा यहाँ पर व्यू थोड़ा अलग है। मेरा व्यू ये है कि अगर मार्केट के अंदर 51 का थोड़ा गैप डाउन खुलता है तो ये पूरा का पूरा एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एरिया ज्यादा दूर नहीं है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है एक बार मुझे लगता है आपको रिस्क लेना चाहिए अपर साइड में देखने के लिए। यानी देखो ये जोन फिर वापस नहीं आएगा, माइट भी ये मार्केट के अंदर एक छोटा सा सिंगल मोमेंटम हो, 3 दिन मार्केट गिरा, 50% का करेक्शन भी है। तो अगर मार्केट कल के दिन अगर 51,561 से लेके 51,200 तक यानी 300 पॉइंट के रेंज में अगर गैप डाउन खुल गया या फ्लैट खुल गया तो यहाँ पर एक धड़ाम से कॉल साइड का ट्रेड बनाना मेरा एक्सपेक्टेशन है, ऐसा हो सकता है। डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, इस वीडियो में बताई गई सभी बातें सिर्फ और सिर्फ मेरे पर्सनल ट्रेड्स को आधारित है। मेरा तनिक भी उद्देश्य नहीं है कि मेरे इन सभी वार्यों को सुनकर आप अपने ट्रेड को बनाएं। ट्रेडिंग बहुत रिस्की जॉब है, पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, वाद विवाद करें, उसके बाद कूदें। प्रॉफिट लॉस आपका है, उसमें मेरी कोई गारंटी या कोई तरह का संविधान या अपादान प्रदान अलंकार नहीं होगा, ठीक है। ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं आपको, ठीक। तो ये एक पॉइंट है कि जहां पर मैं ये सोच रहा हूं कि 200 से 300 पॉइंट अगर गैप डाउन भी खुलता है तो भी मैं यहां पर पॉजिटिव भी बनाऊंगा, फ्लैट पर भी पॉजिटिव भी बनाऊंगा, और यहां पर मैं गैप अप में भी थोड़ा सा पॉजिटिव भी यहाँ पर बना कर रखूंगा। गैप अप मतलब क्या, गैप अप मतलब बहुत बड़ा गैप अप ना हो, क्योंकि फिर यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है। और अगर मान लो मेरे से कोई पूछता है सौरभ भाई शॉर्ट कब का प्लान करे, तो मैं कहूंगा भाई 51,200 का टूटने का वेट कर लो, 500 पॉइंट दूर है भी, 51,200 अगर ब्रेक करता है तो आराम से आप सेलिंग करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि उसके बाद फिर ये जो सेलिंग जो सपोर्ट जोन है वो फिर वीक होने लगेगा। जो लोग पैसा लगा रहे हैं, जो लोग बाइंग कर रहे हैं, फिर उनका मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन होने लगेगा, वो थोड़ा सा मार्केट के अंदर भागने लगेंगे। लेकिन अभी इस जोन पर मैंने बोला ना आपको 3 कौवे से मिलाऊंगा, मैंने मिला तो दिया, लेकिन 3 कौवे का निर्धारित क्या होता है, ये जो कैंडल इतनी बड़ी बनी है ये शंका का विषय है, ये संदेह का है, ये संदेह का कैंडल है। माइट भी ऐसा हो सकता है कि ये कैंडल सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनी हो क्योंकि आपको दिखाना चाह रही हो कि भाई देखो अब मैंने प्रॉफिट बुक करा दिया, अब मैं यहाँ से फिर से निकल जाऊंगा। तो हो सकता है कल के दिन ग्रीन कैंडल बने और फॉलो अप होते होते धीरे धीरे मार्केट ऐसे निकल जाए। तो गैप डाउन के केस में 200-300 बैंक निफ्टी में नॉर्मल है, नो प्रॉब्लम। 51,200 का लेवल इंटैक्टेड है, बाई का प्लान रखना है। 51,200 का लेवल टूटता है, सेलिंग का प्लान रखना है। 300 से 400 पॉइंट गैप अप हो गया, 52,000 के आसपास एक बार सेलिंग का प्लान अपन कर सकते हैं। मान लो डायरेक्टली मार्केट 52,000 या 51,800 से लेके 52,000 का लेवल हम लोग सेलिंग का रख सकते हैं।
एक 2 कैंडल का कंजुगेशन भी है, तो वो प्लान है, ठीक है। बाकी बस इतना ही आज के लिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट लाइक जरूर करिएगा, बाय बाय। एक काम और बचा है, रुक जाइए, भी बाय बाय मत करिए, इस बार इस महीने का या इस हफ्ते का कैलेंडर देख लेते हैं, क्या कुछ खास है या नहीं है। रुक जाइए, भी इम्पैक्ट 3 स्टार मार दीजिए। 12 नवंबर कुछ नहीं है, 13 नवंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है भैया, कैसे हम लोग मिस कर सकते हैं, इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है अमेरिका का। उसके बाद 14 नवंबर भी पीपीआई का या मंथ ऑन मंथ बेसिस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 तारीख को फेड का अरे यार, ये पूरा हफ्ता ही बहुत खतरनाक हफ्ता है, तो ये हफ्ता बहुत ध्यान से करेंगे दोस्तों, ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है, सब कुछ इसी हफ्ते में है, तो काफी ज्यादा वोलेटाइल हफ्ता है। बस इतना ही बताना था। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।